नमस्कार। कृषि की नई पद्धतियों, तकनीकों और संसाधनों का संज्ञान लिए आज फिर हाजिर है आपके द्वार आपका अपना पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर शालिनी गौड़, वरिष्ठ वैज्ञानिक, खाद्य विज्ञान एवं फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग, एवं मैं डॉक्टर विशाल सोमवंशी, प्रधान वैज्ञानिक, सूत्रकृमि विज्ञान संभाग, संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को मूंग में महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं एवं धान में जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने की तकनीकी जानकारी देंगे। पूसा समाचार के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों से किसान भाई लगातार अपनी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिनका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपसे साझा करेंगे और अंत में होगी मौसम की खबर। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। फसल चक्र सघनीकरण एवं मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए ग्रीष्मकालीन मूंग एक आदर्श फसल है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा आय वृद्धि में भी मूंग का विशेष योगदान है। रबी की फसल के बाद खाली हुए खेतों में उगाई जाने वाली मूंग में महत्वपूर्ण सस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव कुमार सिंह जी। जैसा कि किसान भाइयों में आपका ग्रीष्मकालीन मूंग बीन की जो वैज्ञानिक खेती के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसा कि आप देखे होंगे अभी गेहूं की कटाई जो है समाप्त हो गई होगी। हमारे कुछ किसान भाई जो है मूंग की भी खेती किए होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन मूंग की जो खेती का जो उचित जो बुआई का समय है वो मध्य मार्च से लेके आपको मध्य अप्रैल तक करते हैं। जहां तक कि बुआई का समय है वो आपका संपन्न हो गया होगा। और कुछ इसके लिए ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में इसकी ग्रो होती है। उसमें से जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे SML 668 प्रजाति है, पूसा विशाल है, सम्राट है। ये 3 ऐसी वैरायटियां हैं ग्रीष्मकालीन की जो कि पूरे उत्तर भारत में बहुत ही बड़ी प्रजाति के रूप में जो है ग्रो होती है। इसके साथ हमारे पूसा संस्थान ने भी कुछ ग्रीष्मकालीन प्रजातियों का निवारण किया है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूसा 1371 जो नई प्रजाति ग्रीष्मकालीन की जो रिलीज की गई है, इसके साथ साथ जो है पूसा 1431 मूंग बीन की गई है, पूसा 9531 प्रजाति निकाली गई है और पूसा रत्ना। इसी के साथ साथ जो जैसा कि मैंने पूसा विशाल, SML 668 और सम्राट की बात की थी, तो ये हमारे ग्रीष्मकालीन मूंग की जो है मेगा वैरायटी है। कुछ हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय ने ग्रीष्मकालीन मूंग की प्रजातियां जो है रिलीज की है, जिसमें से मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि पंत मूंग 4 है, पंत मूंग 5 है, पंत मूंग 6 है। जैसा कि कुछ हमारे BHU के संस्थान ने प्रजाति निकाली है, जैसे कि हम 2 है, हम 6 है, हम 12 जो है, ये भी ग्रीष्मकालीन में बहुत ही अच्छी जो है प्रजातियां ली जा रही है। इसी के साथ साथ कुछ मुख्य प्रजातियां जो दलहन अनुसंधान संस्थान जो हमारा कानपुर में है, उसके द्वारा जो वैरायटी निकाली गई, जैसा कि आप जानते हैं विराट है, शिखा है। तो ये जितनी भी हमने आपको ग्रीष्मकालीन मूंग की प्रजातियां बताई हैं, ये उच्च उत्पादन देने वाली प्रजातियां हैं, जो कि औसत करीब 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टर हम इससे जो है उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो बुआई का समय होता है वो बहुत ही मुख्य इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है कि जैसे बीज दर की हम बात करते हैं, तो हमेशा जो ग्रीष्मकालीन में थोड़ा सा हम बीज दर जो है बढ़ा कर लेते हैं, क्योंकि डे बाय डे हमारा जो तापमान बढ़ता जाता है। उसके अनुसार से जैसा कि मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि करीब 20 से 25 किलोग्राम ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती जो है हम ले सकते हैं, और ये बीज दर पर हेक्टर के हिसाब से होता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि बीज दर के बारे में बताया, इसी के साथ साथ जो है रो टू रो, पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी जो है 30 से 45 सेंटीमीटर हम ग्रीष्मकालीन मूंग की लेते हैं, और दाने से पौधे की जो दूरी होती है 10 से 15 सेंटीमीटर हम लेते हैं। तो सबसे बड़ी यह है कि उसकी जो गहराई होती है बीज की 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई होती है, क्योंकि ज्यादा गहराई में चला जाएगा
तो उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो अंकुरण आपका होगा वो देरी से होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, जैसा कि फफूंदीनाशक के द्वारा हम करते हैं ना, FIR बोलते हैं, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड राइजोबियम, जो बायो फर्टिलाइजर के नाम से जाना जाता है। हमारे किसान भाई इससे आप कर सकते हैं। तो जैसे कि फंजीसाइड में हम आपको बताना चाहेंगे कि इसके लिए जो सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, जो मृदा जनित जो बीमारी होती है, उसके लिए 2 से 2.5 ग्राम जो है आपको थीरम लेना है और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम लेना है। इसका मिश्रण बना के प्रति किलोग्राम में जो है आप बीज को उपचारित कर लें, और उससे क्या होगा कि मृदा जनित जो बीमारी होगी उससे आप निजात पा सकते हैं। बीज के फफूंदीनाशक के करने के बाद जो है हमारे किसान भाई, जैसे कहीं पे कीट की प्रॉब्लम है तो उसके लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड आप ले लीजिए। आप चाहे क्लोरोपाइरिफास है, चाहे इमिडाक्लोपिड है, आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ जो है ट्राइकोडर्मा है जो जैव फफूंदीनाशक के रूप में है, उसको भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। और इसके लेने के करीब 25 से 30 मिनट के बाद हमारे किसान भाई जो है जैव उर्वरक के द्वारा बीज का उपचार करें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 200 ग्राम जो होता है 10 किलोग्राम के लिए सफिशियंट होता है। और उसको हम इसलिए करते हैं कि जो हमारा वातावरण में जो नाइट्रोजन होता है उसको क्या करता है कि मृदा के अंदर जो है फिक्सेशन करता है। कि जो गांवों में जो बुआई करते हैं वो छिटकवा विधि करते हैं। छिटकवा विधि हमारे किसान भाई अगर करते हैं तो उसमें क्या करता है होता है कि जो अंतःसस्य क्रियाएं होती है वो सबसे बड़ी समस्या होती है। जैसे कि हमको खरपतवार निकालना है, हमको सिंचाई करना है, हमको कीड़े मकोड़े के लिए छिड़काव करना है, तो उसमें हमारे पौधे जो है नुकसान होते हैं। दूसरा है कि अगर हमारे किसान भाई लाइन में सोइंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि लाइन में सोइंग करने से हमको खरपतवार निकालने में अच्छा होता है, सिंचाई करने में अच्छा होता है, उसकी जो है पिकिंग करने में अच्छा होता है। तो हमारे किसान भाई चाहे सीडड्रिल के द्वारा उसकी जो है लाइनों में बुआई करें या कूड़ों देसी जो इक्विपमेंट्स है उसके थ्रू जो है लाइन में हमारे किसान भाई बोएं। जैसा कि मैं बताया आपको कि गेहूं की कटाई हो गई है। गेहूं की कटाई होने के बाद इसमें जो फसल पद्धति की हम बात करते हैं, जैसे कि मुख्य रूप से आप जानते हैं कि हमारे देश में धान गेहूं पद्धति, तो धान गेहूं पद्धति के साथ हम मूंग बीन भी ले सकते हैं, मक्का गेहूं के साथ हम मूंग बीन ले सकते हैं, अरहर और गेहूं के साथ हम मूंग बीन ले सकते हैं, और मेज तोरिया के साथ हम मूंग बीन ले सकते हैं। इसमें क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि धान वाली हम फसलें लेते हैं, उसमें अगर हम धान के बाद जो है दलहनी फसल लेते हैं तो उससे हमारी क्या होता है कि मृदा की जो उर्वरता होती है वो हमारी बहुत ही अच्छी होती है। इसके साथ साथ जो है अगला जो है आपको बताना चाहूंगा पोषक तत्व प्रबंधन। पोषक तत्व प्रबंधन जो है उसमें आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम संतुलित उर्वरक की हम बात करते हैं किसी भी फसल के लिए। तो उसको जो है संतुलित उर्वरक लेने के बाद आपको, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा हमारे किसान भाई, कि बहुत सारे हम देखते हैं कि मृदा का परीक्षण नहीं कराते हैं। तो मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि जब भी उर्वरक का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, तो मृदा का परीक्षण अवश्य करा लें। मृदा का परीक्षण कराने से आपको ये फायदा होगा कि आपकी मृदा की जो स्थिति है वो आपको मालूम हो जाएगा कि मृदा का पीएच मान कितना है, मृदा की हमारी ईसी कितनी है, और मृदा के अंदर जो अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा हमारी कितनी है। तो उसी के हिसाब से आपको संस्तुति देनी है। तो जैसा कि अगर किसी कारणवश हमारे किसान भाई अगर परीक्षण नहीं करा पाए हैं तो उसके लिए करीब आपको जो है 15 से 20 किलोग्राम हम नाइट्रोजन देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दलहनी फसल है ग्रीष्मकालीन मूंग, तो इसमें हम बेसल डोज के रूप में, स्टार्टर के रूप में 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देते हैं। 45 से 50 किलो हम इसमें फास्फोरस देते हैं, और 40 किलोग्राम हम इसमें पोटाश देते हैं प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसी के साथ जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रीष्मकालीन की फसल है तो जल प्रबंधन या वाटर मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है जल प्रबंधन। क्योंकि जैसा कि मैं किसान भाई को बताना चाहूंगा कि जब भी हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन मूंग में पानी लगाते हैं तो या तो सुबह के समय लगाएं या शाम को 3 बजे के बाद लगाएं, क्योंकि अगर धूप में आप लगाते हैं उस समय तापमान ज्यादा है तो उसमें क्या होता है कि मूंग की फसल जो है नुकसान होने की संभावना ज्यादा होती है। तो किसान भाई को मैं सलाह दूंगा कि 20 से 25 दिन पे बुआई के पहली सिंचाई अवश्य कर दें, क्योंकि आप जानते हैं कि 70 से 75 दिन की जो फसल है तो इसमें करीब 4 इरिगेशन की आवश्यकता होती है। तो उसके अनुसार 10 से 15 दिन के अंतराल पर इरिगेशन जो है हमारे किसान भाई इसमें अवश्य देते रहें। और उससे क्या होता है कि इरिगेशन देने से क्या होता है कि
उसमें प्लांट की ग्रोथ आपकी अच्छी होगी। कि जैसे हम इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं तो उसमें वायु का संचार होता है। वायु का संचार होने के साथ साथ क्या होता है कि उसमें पौधे की जो ग्रोथ होती है वो आपकी अच्छी होती है। जो वातावरण में हमारा नाइट्रोजन है उसको मृदा के अंदर जो है, जो जैव उर्वरक है, जैसे राइजोबियम की हम बात करते हैं, वो मृदा के अंदर नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन करता है तो उससे पौधे की ग्रोथ जो है आपकी अच्छी होती है। इसी के साथ साथ खरपतवार प्रबंधन, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि खरपतवार प्रबंधन के द्वारा पूरे उत्पादन में करीब 34% के आसपास हमारा नुकसान होता है। तो ग्रीष्मकालीन में क्योंकि 70 से 75 दिन की फसल है तो मैं किसान भाई को पहली सिंचाई के बाद उसमें जो है निकाई गुड़ाई जो है अवश्य किसान भाई उसमें कर दे। निकाई गुड़ाई से जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हवा का संचार होता है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है। और यदि किसी कारणवश हमारे किसान भाई उसको नहीं कर पाए हैं तो उसमें जैसा कि आप जानते हैं एलाक्लोर आता है जो 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारे किसान भाई उसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो एक फ्लोरोक्लोरीन आती है जो 2 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमारे किसान भाई 600 से लेकर 800 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर सकते हैं। हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्री इमरजेंस है। बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर हमारे किसान भाई इसका आप प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप देखे होंगे हमारे खेत में किसान भाई जो है मूंग लगाए होंगे तो अभी उसके लिए जो है जल प्रबंधन की बहुत जरूरी है। और खरपतवार तो जिससे कि मैंने आपको सिंचाई के बारे में बताया, खरपतवार प्रबंधन के बारे में बताया। और मुख्य रूप से जैसे इसमें आप देखेंगे बीमारियों और कीड़ों की हम बात करते हैं तो एक एलोवेन मोजेक वायरस आता है जो वायरस के द्वारा इसमें लगता है, देखेंगे पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो मैं किसान भाई को यह सलाह दूंगा कि कोई भी फफूंदी नाशक आप ले लें, चाहे आपका कार्बेंडाजिम है या बाविस्टीन है, विटावेक्स है, एग्रोसानजियन है, जो भी आपके पास उपलब्ध है तो इसका आप जो है छिड़काव कर सकते हैं। और तो इससे हमारे किसान भाई जैसे कि हम कहते हैं ना आम के आम और गुठलियों के दांत, तो इसमें हम एक अतिरिक्त आय के रूप में जो 60 से 70 दिन में हम ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल लेते हैं तो इसको एक अतिरिक्त आय के रूप में हमारे किसान भाई प्राप्त कर सकता है। जैसा कि आप देखेंगे मूंग बिन आज के डेट में करीब प्रति केजी आप देखेंगे तो 100 से लेकर 150 रुपया केजी मिल रहा है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारे किसान भाई बहुत सारी प्रजातियां हैं कि 80% एक साथ पक जाती हैं, तो पकने के बाद उसकी जैसे पिकिंग आप करते हैं, पिकिंग करने के बाद अगर मृदा के अंदर हमारे किसान भाई ग्रीष्मकालीन जो मूंग की फसल है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें या जुताई कर दें तो उसमें क्या होता है कि जुताई करने से क्योंकि दलहनी फसल है तो मृदा की उर्वरता, मृदा का जो पीएच है, मृदा का जो ईएच है उसको जो है बहुत ही अच्छी तरह से जो है सहायक होता है। तो उसमें करने से ये होगा कि अगर अगली फसल हम लेते हैं तो हमारे किसान भाई उसमें कम से कम 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की बचत कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो संपूर्ण भारत में उगाई जाती है। हमने पिछले सप्ताह आपको धान की सीधी बिजाई की विस्तृत जानकारी दी थी। कई किसानों ने जीवाणु खाद से बीज उपचार के बारे में पूछा है। नर्सरी तैयार करने एवं धान की सीधी बुआई में बीज उपचार का विशेष महत्व है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित जीवाणु खाद से बीज उपचारित करने की उचित विधि एवं फायदे की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर फाई वीसी। मैं आज आपको जीवाणु खाद से बीज का उपचार कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो आपने जैसे बीज लिया, उसको फंजीसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद इंसेक्टिसाइड से उपचार कर लिया, उसके बाद लास्ट में आप उसको जीवाणु खाद से उपचार करेंगे और उसके बीच में आप कम से कम 1 घंटे का गैप रखेंगे और उसके बाद जीवाणु खाद से उसका उपचार करेंगे। अब जीवाणु खाद का उपचार करने के लिए आपके पास आपको जो है एक पूसा संपूर्ण के नाम से जीवाणु खाद पूसा संस्थान में उपलब्ध है, उससे आपको बीज का उपचार करना है। इस पूसा संपूर्ण में 3 जीवाणु हैं जिसमें एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, दूसरा फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है और तीसरा पोटास की उपलब्धता बढ़ाता है। इसके अलावा आप पूसा संपूर्ण के साथ साथ जिंक, जो आजकल सभी धान की फसल में जिंक का प्रयोग करते हैं, जिंक सल्फेट से, उसके लिए जीवाणु खाद एक जिंक वाला जो जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है
उसका भी आपको उपचार बीज का करना है। तो पहले आप बीज का उपचार कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए जो पूसा संस्थान में पूसा संपूर्ण उपलब्ध है, जो 100 मिलीलीटर के तरल घोल के रूप में उपलब्ध है, वो आपको लेना है। और जिंक वाला जो घोल है वो तरल है, वो 50 ml के लिक्विड में उपलब्ध है। तो दोनों को आपको लेना है और दोनों को आपको बीज की मात्रा के हिसाब से उसका डाइल्यूशन करना है। क्योंकि धान के आप देखेंगे नर्सरी के लिए आपको 20 किलो के करीब 1 हेक्टेयर के लिए बीज लेना है। उसको एक बीकर में जैसे हम उसको मिला लेंगे पूसा संपूर्ण को, और इसके अलावा उसके साथ साथ हम जिंक वाला भी उसमें मिला लेंगे। क्योंकि इस समय हमारे पास बीज हम कम ले रहे हैं तो उस हिसाब से हमने कम मात्रा ली है, मगर ये 1 सीसी जो है वो 1 एकड़ के लिए आपके पास है। अब हम बीज का उपचार करेंगे। इसके लिए हमने जो पूसा संपूर्ण और जिंक का घोल है उसको पानी में थोड़ा डाइल्यूट कर लिया है और उसको हम बीज के ऊपर धीरे धीरे मिलाएंगे, धीरे धीरे डालेंगे। उसके बाद हम हाथ से, जिसमें हमने ग्लव चढ़ाया हुआ है, नंगे हाथ से ना करें और उससे धीरे धीरे उसको मिला देंगे। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि सारे बीजों के ऊपर हमारा जो जीवाणु का घोल है वो मिल जाए और सारे बीज हमारे गीले हो जाएं। ये हमारा जीवाणु खाद का जो हमारा घोल है वो मिल जाएगा, और जब बीज सब अच्छे से गीले हो जाएं तो उसको फिर हम इसको हवा फैला देंगे और उसको हवा में इसको सूखने के लिए रख देंगे। आधा 1 घंटे में ये सूख जाएगा। उसके बाद हमको इसका नर्सरी में बुआई करना है, या खेत में जो हम एरोबिक राइस की बात करते हैं तो उसमें भी हम इसकी बुआई के लिए जा सकते हैं। पूसा संपूर्ण और जिंक वाला जो टीका है वो पूसा संस्थान में उपलब्ध है, और पूसा संपूर्ण का रेट जो है वो 150 रुपये का है, जो आपको 1 एकड़ में प्रयोग करना है। और जिंक वाला जो टीका है उसको 75 रुपये में उपलब्ध है, जो आपको उसको भी 1 एकड़ में प्रयोग करना है। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। बहराइच उत्तर प्रदेश से सूरज सिंह जी ने गुलदाउदी के पौधों में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में माहू यानी एफिड्स का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। झज्जर हरियाणा से जगबीर जी ने वाटरमेलन यानी तरबूज के पत्तियों में जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पंपकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मयूरभंज उड़ीसा से अंशुमान सरकार जी ने कटहल के पत्तियों में छोटे छोटे लाल एवं भूरे धब्बे बनने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ स्पॉट रोग का प्रकोप हुआ है। रासायनिक नियंत्रण हेतु रिडोमिल गोल्ड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से अमर संगीत जी ने मूंग में पत्तियों के पीला पड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में येलो मोज़ेक वायरस का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से तुरंत हटा दें। रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 10 से 13 मई के दौरान अरुणाचल प्रदेश में, 11 से 13 मई के दौरान नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में, 11 से 15 मई के दौरान असम, मेघालय में
कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 10 और 11 मई को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। 10 से 13 मई के दौरान राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तेलंगाना, कर्नाटक में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और एक्स हैंडल को भी आप जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि की दिशा में यदि लाने हैं नवाचार, तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।